हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो देखिए क्या है कि इस पे वही चीज रहेगी कि बहुत ज्यादा डिटेल में हम चीज नहीं बताएंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम से रिलेटेड उसको ही हम डिस्कस करेंगे। भले ही वहां पर हमें किसी चीज को छोड़ना पड़े या कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़े। तो जो भी चीजें आज डिस्कस करेंगे वो होगा इस पूरे एग्जाम पर बेस्ड। एक छोटा सा डिस्क्लेमर। द images, text and other materials used in our presentations are for education purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. देखिए इसका जो वेटेज अगर हम देखें इस टॉपिक का वो है 2% पूरे एग्जाम में। और 24 से लेकर 18 तक जो अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये है कि कुछ इस पे जो चैप्टर्स आए इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं और हर एक ईयर में लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है। 2018 में 2 क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से और वो भी सब जो है वो इजी टू एवरेज है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। In winter, when we rub our palms together, we feel warmer. Here, work done in rubbing produces the heat. Conversely, in a steam engine, the heat of the steam is used to do useful work in moving the piston. So, what is happening? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक चीज बताई जा रही है कि जब हम अपने पाम को रब कर रहे हैं, रब करने का मतलब है ये है कि हम वर्क कर रहे हैं और उस वर्क करने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। और वहीं पर अगर स्टीम इंजन को देखते हैं तो स्टीम इंजन क्या करता है, जो हीट होता है उसको एक यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन है और जो हीट है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारी एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। मैक्रोस्कोपिक यानी कि हम इस तरीके से देखते हैं कि हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम का प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, बजाय इसके कि हम ये बात करें कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, वो एक दूसरे को कैसे हिट कर रहे हैं, जो उनका जैसे कि रिलैक्सेशन टाइम वगैरह की बात की जाए या जो उनका मीन फ्री पाथ होता है, इन सब की बात की जाए तो ये हम नहीं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। वो सब आता है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। हम क्या करते हैं, उस पूरे सिस्टम को ओवरऑल पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इट डील्स विद बल्क सिस्टम्स एंड डज नॉट गो इनटू द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। वो मैटर जो है वो बना किस चीज से है हम इस चीज पे नहीं पढ़ते। The state of a gas in thermodynamics is specified by microscopic variables such as pressure, volume, and temperature and mass. Thermal equilibrium. तो देखिए क्या है, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट इफ द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स दैट characterize the system do not change in time. For example, a gas inside a closed rigid container completely insulated from its surroundings with fixed values of pressure, volume, temperature, mass and composition that do not change with time is in a state of thermodynamic equilibrium. तो thermodynamic equilibrium की बात हो रही है, आखिर ये है क्या? तो इस पे आप ये समझिए कि जब जैसे कि दो बॉडीज हैं और उन दो बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो जब सेम होता है हम बोलते हैं कि वो दोनों हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पर। वहीं पर अगर साथ में उनकी जो प्रेशर की वैल्यू है, वॉल्यूम है, जैसे मास है, जो कंपोजिशन है, वो समय के साथ उनका चेंज ना हो, तो हम तब बोल देते हैं कि ये जो सिस्टम है, जैसे कि ये सिस्टम है, इसका समय के साथ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब चेंज नहीं हो रहा, तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। एडियाबैटिक वॉल्स क्या होती हैं? एन इंसुलेटिंग वॉल दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ एनर्जी, या सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी इस तरीके की वॉल्स होती हैं जो हीट के फ्लो को रोकती हैं। डायथर्मिक वॉल, अ कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउज एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन
to other. There is no more energy flow from one to another. We then say that a system A is in thermal equilibrium with system B. यानी कि दो सिस्टम हैं अगर हमारे, और इसमें से एक और बी जो दो सिस्टम है, इन दोनों को हमने टच करके रख दिया। अब एक का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, दूसरे का कम है, तो क्या होगा कि इनमें हीट का फ्लो होगा। इस पे हीट फ्लो होती रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। इसमें एक समय ऐसा आएगा जब ए और बी के बीच में जो हीट फ्लो है वो रुक जाएगा, और जब हीट फ्लो रुक जाएगा तब हम कहेंगे कि ये जो दोनों सिस्टम है ये एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, या ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा रियल लाइफ अगर एग्जांपल हम बात करें तो ये है कि हमारे पास एक थर्मोमीटर है, ठीक है, और इस थर्मोमीटर का यूज हमने किया किस चीज के लिए। मान लीजिए कि ये थर्मोमीटर जो है वो सी है, और इसका हमने इस्तेमाल किया एक बॉडी जो ए है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए। हमने मेजर कर लिया। फिर वहीं पर कोई दूसरी बॉडी बी है, उसका हमें टेम्परेचर मेजर करना था, हमने उसको मेजर कर लिया, और ये देखा कि सी वाले, मतलब सी का यूज करके जब ए का टेम्परेचर मेजर कर रहे थे तो वो आ रहा था टी, और जब हमने बी का मेजर किया तब भी टेम्परेचर टी ही आ रहा था। अब ये होता कैसे है कि जब थर्मोमीटर को हम किसी बॉडी में लगाते हैं, यानी कि किसी पर्सन को देते हैं उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो ये करता क्या है, हीट लेता है और उस हीट की वजह से एक्सपैंड होता है, और जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो हीट फ्लो उस पे बंद हो जाता है और वो उस रीडिंग को बता देता है कि ये इस टेम्परेचर पर बॉडी मौजूद है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद ही हमें वो जो उसका टेम्परेचर है वो पता चलता है। यानी कि अगर बॉडी ए का टेम्परेचर वो टी बता रहा था, यानी कि जो सी है वो ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थी। इसी तरीके से अगर बॉडी बी का वो टेम्परेचर टी बता रहा था तो जो थर्मोमीटर है वो भी उसके साथ मौजूद था थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अगर हमें ये पता चल गया कि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है वो ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो होगा क्या, हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। और इसी को ही जब हम लोग थोड़ा सा इधर थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ के तौर पर स्टडी करते हैं इस पूरी प्रोसेस को, तो क्या बोल देते हैं यहाँ पर, इस किस तरीके से इसको बोलते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कि दो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ए और बी, या दो कंपार्टमेंट्स हैं। अब क्या है कि ए जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और जो बी है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में एडियाबैटिक वॉल लगा रखी गई है, तो इनके बीच में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो जब इनके बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो ये कहा जा सकता है कि यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में अपने आप नहीं आ सकते हैं। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इस कारण से ए और बी को भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो वही है, इमेजिन टू सिस्टम्स ए एंड बी सेपरेटेड बाई एन एडियाबैटिक वॉल, separated by an adiabatic wall while each is in contact with a third system C. इस तरीके से कुछ। The state of the system will change until both A and B come to thermal equilibrium with C. After this is achieved, suppose that the adiabatic wall A and B is replaced by a conducting wall C is insulated from A and B by an adiabatic wall. It is found that the state A and B changes. अगर हम बाद में इसको जो adiabatic wall है उसको हटा दें तो यहां पर भी स्टेट चेंज हो सकता है। क्लियर? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट टू सिस्टम्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यहां पर देखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बट ये जरूरी है समझना। और देखिए, इसको गौर से समझिएगा कि अगर हमारा कोई बॉडी सी है, उसके साथ जो बॉडी ए है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और जो दूसरी बॉडी बी है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है।
तब हम कह सकते हैं कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। पूछा नहीं जाएगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बट हाँ, ये एक सिचुएशन दी जा सकती है कि ये इसके साथ थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जो बॉडी भी है वो दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या जो इनिशियल हमारे पास 2 बॉडीज थी, क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती है या नहीं हो सकती? ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है इस पे। अब देखिए, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द वन एट लोअर टेम्परेचर। द फ्लो स्टॉप्स व्हेन द टेम्परेचर इक्वलाइज, द टू बॉडीज आर देन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। Every bulk system consists of a large number of molecules. Internal energy is simply the sum of kinetic energies and potential energies with these molecules. The kinetic energy of the system as a whole is not relevant. Internal energy is thus the sum of molecular kinetic and potential energies in the frame of center of mass. It includes only the energy associated with the random motion of molecules of the system. बेसिकली इस पूरे पॉइंट का जो मतलब है वो यही है कि अगर हमारा एक ऐसा बॉडी है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, इसको नाम अगर दे दिया जाए vb, तो इस पूरी बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी हमने बोल दिया कि ये है हाफ m vb स्क्वायर, तो होगा क्या, हम अब इस काइनेटिक एनर्जी को एसोसिएट नहीं करेंगे इसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ। क्यों? क्योंकि जब भी इंटरनल एनर्जी की बात आती है तो वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। और वो भी हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं इस इसके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, यानी कि इसको हमेशा रेस्ट में मानते हुए हम जो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज है मॉलिक्यूल्स की, इसके अंदर मौजूद इसके पार्टिकल्स की, तो इस कारण से ध्यान दीजिएगा हमेशा कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने एक गैस फिल कर रखी है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो यू है। अब आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम मानते हैं, यही लेते हैं इस तरीके से जो इंटरनल एनर्जी है। अब आपको अगर ये सिचुएशन दे दी जाए कि इस पूरे सिस्टम को हमने एक रॉकेट पे रखा और उस रॉकेट को ऊपर अर्थ की तरफ कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ भेज दिया, फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, ये जो सिस्टम है इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या होगा आपका जवाब? आप ये ऐसा सोच सकते हैं कि देखो काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, रॉकेट के पास काइनेटिक एनर्जी है, रॉकेट के साथ ये जुड़ा हुआ है तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम के पास, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाएगी जिसके कारण इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। गलत, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि हमें हमेशा जब भी इंटरनल एनर्जी की बात आती है तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखनी है उनके मॉलिक्यूल्स की, वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखना है। यानी कि वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, इट डजंट मैटर। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको आप देखिए इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ, अब क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेंटर ऑफ मास की बात होती है, तो सेंटर ऑफ मास की खुद की हमें काइनेटिक एनर्जी को इस पे इंक्लूड नहीं करना है, इसके रिस्पेक्ट में सबका देखना है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जो इंटरनल एनर्जी है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मीनिंग ये है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचने में वो कैसे पहुंचा, इट डजंट मैटर। अगर इंटरनल एनर्जी की बात की जा रही है तो सिर्फ हम ये देखेंगे कि इनिशियली वो कैसा था और फाइनल कैसा हुआ, यानी कि इसका प्रेशर अगर इनिशियल पी आई था, इसका फाइनल प्रेशर पी एफ हो गया, तो सिर्फ हमें इनिशियल और फाइनल की बात करनी है, इसके अलावा नहीं। तो इंटरनल एनर्जी की बात है तो सिर्फ हम और सिर्फ इसके इनिशियल और फाइनल को देखते हैं, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे इसके जो स्टेट में होता है हमारा उस पर फर्क नहीं पड़ता। वो जिस स्टेट में पहुंच जाता है सिर्फ हमें उन पे ध्यान देना होता है।
Its value depends only on the given state of the system, not on the path taken to arrive at that state. इस बी स्टेट में वो ए से कैसे आया, किस पाथ से होकर आया, किस तरीके से उसने वॉल्यूम में अपना घटाया बढ़ाया या कुछ भी किया, इट डजेंट मैटर। इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, बस। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम कंसीडर करें कि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी देख रहे हैं विद टू पाथ्स, फर्स्ट और सेकेंड, तो इसमें ना होगा क्या कि इस पे जो भी हमारी इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी। अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में बात कर रहे हैं, दो स्टेट्स की, स्टेट सेम है, पाथ डिफरेंट है, तो जो चेंज आएगा हमारा इंटरनल एनर्जी का, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि तो डेल्टा यू आई निकाले चाहे डेल्टा यू टू निकाले, वो दोनों सेम ही निकल कर आएगा। क्लियर? और ये जो डायग्राम है, ये इस चीज का डायग्राम है कि अगर ये हमारा पूरा सिस्टम है और इसको हम कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास की है, जबकि जब हम इंटरनल एनर्जी देखते हैं तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो बाकी पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में खड़े होकर। तो जो अगर पूरी बॉडी मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट नहीं पड़ता है इंटरनल एनर्जी, जिसको कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो है वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, देयर आर टू वेज ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस, hence its internal energy. One way is to put the cylinder in contact with a body at a higher temperature than that of the gas. The temperature difference will cause a flow of energy from hotter body to the gas, thus increasing the internal energy of the gas. और दूसरा वे ये है इस पे, the other way is to do work on the system, which again results in increasing the internal energy of the gas. Thus, we have two methods to increase or change the internal energy of the system, either by doing the work or by supplying the heat. तो देखिए, heat is energy, but it is the energy in transit. And what does it mean? इसका क्या मीनिंग है? देखिए कि जब हीट एनर्जी की हम बात करते हैं तो वो इस तरीके की एनर्जी है जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो रही हो एनर्जी, उसको हम बोलते हैं हीट। यानी इधर से इधर तक जा रही है, हॉटर बॉडी है और ये कूलर बॉडी है, लेट अस सपोज ऐसे मैंने लिख दिया। तो बॉडी जो हॉट है वहां से कूल बॉडी की तरफ, मतलब ये सब रिलेटिव होता है, हॉट और ये कूल होना। तो यहां से जो हीट जा रही है, एक तरीके की एनर्जी जा रही है, तो हम उसको बोलते हैं हीट जा रही है। अब यहां अंदर जब वो एनर्जी पहुंच जाती है तो हो सकता है इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, या अगर हमने कोई ऐसा सिस्टम बना रखा है, पिस्टन लगा है, तो ये इस पे वर्क कर दे। A gas in a given state has a certain amount of heat is a meaningless as the statement that a gas in a given state has a certain amount of work. यहां पर दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि अ गैस इन अ गिवन स्टेट, यानी कि आपने एक स्टेट दे रखी है, हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, ये बोलना मीनिंगलेस है। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जैसे मतलब, वैसे तो डेली लाइफ में बोल देते हैं कि इस पे इतनी हीट है, नहीं, ये सेंटेंस बोलना मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि हीट जो है वो ऐसी एनर्जी है जब हम सिर्फ बात करते हैं एनर्जी के ट्रांसफर होने पर। तो अ गैस इन अ गिवन स्टेट, हमने इस यहाँ पर इसकी स्टेट डिफाइन कर रखी, प्रेशर इसका पी है, वी है, हाँ, उस पे कुछ मास है, नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे हमने कुछ इसको डिफाइन कर रखा है, इसका स्टेट डिफाइन कर रखा है। तो अ गैस इन अ गिवन स्टेट, एक गिवन स्टेट में हम ये कहें अगर कि इसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट है, वो मीनिंगलेस है। बिल्कुल उतना ही मीनिंगलेस है कि कोई ये कहे कि अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। आप सोचिए जरा, वर्क होता है, वर्क किया जाता है, वर्क रहता नहीं है। वर्क रहने के लिए अलग चीज हम बोलते हैं, वर्क रहने वाला जैसा कुछ होता भी नहीं है। उसके लिए फिर हम अलग ही चीज डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की तरह।
तो जो हीट है वो बिल्कुल वर्क की तरह है। तो हम अगर ये नहीं बोल सकते हैं कि अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, ये तो बोला ही नहीं जा सकता, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बट हाँ, कभी-कभी क्या होता है कि ये चीज़ सुन ली जाती है कि अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दोनों सेंटेंस एम्बिगस हैं। अब इसको देखिए, अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये एकदम मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। बिकॉज़ अ सिस्टम हैज सम इंटरनल एनर्जी, इट डज़ नॉट हैव हीट, द हीट is transferred from one body to another because heat is energy which is in transit state. Okay. इसी तरीके से a certain amount of heat is supplied to the system, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। a certain amount of work was done by the system, ये भी एक परफेक्टली मीनिंगफुल सेंटेंस है। हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स, सिर्फ इनको छोड़ दिया जाए, हीट और वर्क को, तो ये दोनों स्टेट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये स्टेट को डिफाइन ही नहीं करते। अगर आप गौर से देखें तो ये हीट और वर्क जो है वो स्टेट को डिफाइन ही नहीं करते हैं, वो हमेशा ट्रांजिशन वाली चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो जब ये हमेशा ट्रांजिशन वाली चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में, तो किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीज जा रही है उसमें डिपेंड करेगा हीट और वर्क। और हाँ, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क होता है, वो एक्चुअली होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में या कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उस केस में जो हम वर्क निकालते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। दो चीजें हैं, एक थर्मो में और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हम उस पे देखते हैं तो जो वर्क होता है वो सिर्फ और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। और जबकि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड करता है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अरे ये कैसे। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी applied to any system in which the energy transfer from or to the surroundings is taken into account. The general principle of conservation of energy implies that if we supplied some energy delta Q and some work is done delta W, then we can say that some internal energy is also raised, or we can say that some internal energy is also changed, and that's how we get the first law of thermodynamics, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, और ये सिंपली हमारा बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। डेल्टा Q, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स, या फिर ये इसका अपोजिट भी हो सकता है, यानी एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम पर जा रहा हो तो इस पे हीट रिलीज हो सकती है। डेल्टा W क्या है, बट इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो ये है कि डेल्टा Q इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, whereas delta W is the work done by the system on the surroundings, and delta U is the change in internal energy of the system, कि यहां पर कितना चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी में। If a system is taken through a process in which delta U equal to 0, for example in isothermal expansion, delta Q is equal to delta W. Like if we talk about the cyclic process, in that process डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि अगर हम पूरे एक स्टेट, मतलब अगर एक ये कहें कि जिस स्टेट से सिस्टम चला था उसी स्टेट में आ गया वापस, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ स्टेट पर। स्टेट सेम हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों ही केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम निकल कर आएगी इनिशियल और फाइनल में। एंड अगर एक बार ये डेल्टा यू 0 हो गया, so if we put this into the first law of thermodynamics, we get delta Q is equal to delta W. That is, the heat supplied to the system is used up entirely by the system in doing work on the environment.
thermodynamic state variables and equation of states. So let us suppose we have some state like this. Then how we can define it? उसके लिए हम यूज करेंगे कुछ वेरिएबल्स को, जिनको कि हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। किसी स्टेट में अब उस स्टेट को कैसे डिफाइन किया जाए? तो एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ गैस इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स एटसेट्रा। इस तरीके से कई चीजें होती हैं। इन सभी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो द कनेक्शन बिटवीन स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो व्हेन वी हैव सम रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स, उनमें हमें एक जो इक्वेशन मिलती है, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। जस्ट लाइक आइडियल गैस रिलेशन, PV is equal to mu RT, where mu is the number of moles, R is the gas constant, T is the temperature of the system, V is the volume of the system, and P is the pressure of the system. The pressure volume curve for a fixed temperature is called an isotherm. The thermodynamic state variables are of two kinds, extensive and intensive. So यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या मीनिंग है इसका? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स इंडिकेट द साइज ऑफ द सिस्टम. Intensive variables such as pressure and temperature do not change on changing the size of the system. So what does it mean? It means if we change the size of the system, then the extensive variables, the value of extensive variables changes. Whereas if we change the size of the system, the intensive variables does not change. उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती इंटेंसिव वेरिएबल्स की। जैसे कि प्रेशर है या टेम्परेचर है, तो अगर यहां पर हमारे पास एक पूरा सिस्टम है और इस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स पर ब्रेक कर दिया, तो जो टेम्परेचर रहा होगा इस पूरे सिस्टम का, वही टेम्परेचर अभी बने हुए दो पार्ट्स का भी होगा। जबकि अगर हम मास की बात करें, हमने इसको दो पार्ट्स पर अगर ब्रेक कर दिया, तो इनिशियल सिस्टम का जो मास था, अब वो हो गया m/2 और m/2 दोनों सिस्टम। तो वो मास क्या हो गया? चेंज हो गया। जबकि टेम्परेचर की वैल्यू वही रही। आप पूरे सिस्टम के पहले टेम्परेचर की बात करें या इनको काटने की बात करें, तब भी टेम्परेचर T ही रहेगा। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे इंटेंसिव वेरिएबल्स व्हिच डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द साइज ऑफ द सिस्टम, whereas in extensive variables the size matters. In the equation, delta Q is equal to delta U plus P delta V. Quantities on both sides are extensive. इस इक्वेशन में दोनों तरफ ही जो क्वांटिटीज हैं वो हमारी एक्सटेंसिव वेरिएबल्स रिप्रेजेंट हो रही हैं। किस तरीके से? क्योंकि इस पे आप देख पा रहे हैं कि P डेल्टा V लिखा हुआ है। P डेल्टा V यानी कि ये एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अकेले आपको नहीं देखना है, इस पे प्रोडक्ट देखना है। तो P अगर आप ये कह रहे हैं कि वो इंटेंसिव वेरिएबल है, तो जो डेल्टा V है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है। ये जो V है जो वो हमारा वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है। क्यों एक्सटेंसिव वेरिएबल है? बिकॉज इफ वी कट द सिस्टम इन टू पार्ट्स देन द वॉल्यूम गेट्स हाफ। इस तरीके से अगर हम क्या करें, इसको दो पार्ट्स पर ब्रेक कर दें, then the volume gets half. If the initial volume is V of this system and we cut it into two parts, then we get two equal parts of volume V by 2 V by 2. तो इस कारण से जो वॉल्यूम है वो हमारा है एक्सटेंसिव वेरिएबल, और जब भी हम इंटेंसिव वेरिएबल का एक्सटेंसिव वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है वो भी हमें एक्सटेंसिव ही मिलती है। So the product of an intensive variable like P and extensive quantity delta Q is extensive. Quasi static processes. अगर हम इसका रियल लाइफ में एक एग्जांपल देखें, तो रियल लाइफ में एग्जांपल है जैसे पौधों का बड़ा होना। पौधे बड़े होते हुए आपको नहीं दिखाई देते हैं, आप रोज उनको देखते हैं बट आपको वो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उस पर कंटिन्यूअस बहुत स्लो प्रोसेस चलती रहती है। मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो आपको दिखाई नहीं देती है रोज कि अरे ये था आज, अब ये कल बड़ा हो गया, या आप उसको देखते रहें तो आपको दिखाई दे। अगर आप उसको एक दो दिन में देखें तब आपको समझ पे आएगा कि हाँ कुछ डिफरेंस है। अगर आप उसके सामने कंटिन्यूअस बैठ जाए देखने के लिए तो आपको समझ पे ही नहीं आएगा कि उस पर कोई चेंज हो रहा है।
दूसरा एग्जाम्पल ये है, जैसे कि घड़ी होती है हमारी, ठीक है, वॉल क्लॉक जो है, उसका जो आवर एंड है, उसको अगर आप देखें तो वो मूव होता दिखाई नहीं देता। यानी कि इतना स्लो उस पे मूवमेंट होता है कि समझ पे नहीं आता है कि उस पे कोई मूवमेंट हो भी रहा है। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिनमें बहुत ही धीमे चेंज आ रहे हो, यानी कि नियरली स्टैटिक। और जब ऐसा होता है तो वो अपने सराउंडिंग्स के साथ हमेशा थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होती है। तो द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है? दिस प्रोसेस इज इनफाइनाइटली स्लो, hence the name quasi static, that means nearly static. The system changes its variable PTV so slowly that it remains in thermal and mechanical equilibrium with its surrounding throughout. A process in which the temperature of the system is kept fixed throughout is called an isothermal process. अब देखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात हो गई है, अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती है, तो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात हो गई। नाउ वी आर कमिंग टू द आइसोथर्मल प्रोसेस. A process in which the temperature of the system is kept fixed throughout is called an isothermal process. In isobaric process, so here comes the next process and it is called isobaric process or isobaric process. Here the comes bar, which means the pressure. So isobaric means as the term iso means same, तो isobaric का मीनिंग हो जाएगा कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। In isobaric process, the pressure is constant, while in isochoric, so again core, it represents volume. Iso means same. So isochoric means the volume is constant. So we have quasi-static process, isothermal process, isobaric process, and the isochoric process. Again, we have one more process and it is called adiabatic process. The adiabatic process is a sudden process, and in nature, most of the processes are adiabatic in nature, like the bursting of tire. तो देखिए, if the system is insulated from the surroundings and no heat flows between the system and the surroundings, the process is adiabatic. अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होती है, आइसोबैरिक में क्या, इसको याद रखने के लिए। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट. So the question comes, in adiabatic process, what is constant? Here, the entropy is constant. The change in entropy is zero. Or we can say that there is no exchange of heat between the system and the surroundings. There are adiabatic walls between the system and the surroundings. Thus, no heat flow between the system and the surroundings. And as we know, heat is the energy in the transit. Therefore, delta Q is equal to 0. For an isothermal process, the ideal gas equation PV is equal to constant. How it comes? Isothermal process. That means the change in temperature is 0. Or we can say that T is equal to constant. And if T is constant, therefore PV is equal to nRT. We have PV is equal to nRT. And if T is constant, then the whole term nRT becomes constant. And we can write PV is equal to constant. And in case of isothermal process, if we want to know the work done, कैसे निकल कर आएगा? W is equal to V1 to V2 PdV. And we know that in isothermal process, PV is equal to constant and PV is equal to mu RT, or we can simply write nRT. Because as I have said many times, N and mu, what does they represent? You should know this. Okay. तो PV is equal to mu RT और nRT अगर ऐसे लिखा हुआ है तो mu यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, and N is also representing the number of moles. Sometimes we use mu RT and sometimes we use small nRT. It doesn't matter. You have to know what does it represents. W is equal to V1 to V2 PdV.
This is the general formula of work done. Now, in isothermal process, as PV is equal to constant, we can put P is equal to nRT divided by V. And the equation becomes mu RT integration from V1 to V2 dV by V. And it becomes on the after integrating, because 1 by V, the integration of 1 by V with respect to dV is equal to ln V. And after putting the limits, we get mu RT ln V2 by V1. There is no change in internal energy of an ideal gas in an isothermal process. Isothermal process में जो internal energy है वो change नहीं होती है. Delta U becomes zero, or we can say that delta U always zero in the isothermal process, because internal energy solely depends on the temperature. And if delta T is equal to zero, hence we can say that delta U is equal to zero. Heat supplied to the gas equals the work done by the gas. Q is equal to W. तो जितना भी इस केस में, आइसोथर्मल के केस में, जितना भी हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं उतना वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है. क्यों? क्योंकि अगर हमारा ये सिस्टम है, हमने इसको हीट दिया. हीट क्या है? हीट एक तरीके की एनर्जी है जो ट्रांजिट स्टेट में होती है. हमने एनर्जी सप्लाई करी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो पूरी की पूरी जितनी हमने हीट दी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्क. If after performing the an experiment, if the final volume is greater than the initial volume, or we can say that V2 is greater than V1, then the work done is positive or greater than zero. If the final volume is less than V1, then the work done is negative. Now comes adiabatic process. Adiabatic process में क्या होता है देखिए. In an adiabatic process, the system is insulated from the surroundings and heat absorbed or released is zero. In case of adiabatic process, delta Q is equal to zero. For an adiabatic process, and एक आइडियल गैस के लिए अगर हम adiabatic प्रोसेस देखें तो जो हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट मिलती है वो हो जाती है PV to the power gamma is equal to constant, where gamma is defined as CP by CV. So ratio gamma is the ratio of specific heats at constant pressure and at constant volume. That's what I am saying. Gamma is equal to CP by CV. If an ideal gas undergoes a change in its state adiabatically from P1V1 to P2V2, then how we can find the work done? इसके लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर कोई एक सिस्टम है जिसपे कि आइडियल गैस मौजूद है, वो आइडियल गैस अगर P1V1 से P2V2 जा रहा है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV गाम टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि P1V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 टू द पावर गामा. और अगर इसका हमें देखिए जैसे ग्राफ की अगर बात करें, तो ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, ये एक प्रोसेस है जिसपे कि आइसोथर्मल एडियाबैटिक, अभी अभी इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है, इस ग्राफ को फिलहाल के लिए छोड़ते हैं. ये एक चलिए पीवी कर्व है फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस. ये दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस जब हम आइडियल गैस का यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा वो चीज दिखाया जा रहा है. और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप होता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस. और कैसे है अभी समझ पे आ जाएगा. So let us define the work done in an adiabatic change. The process is simple, and the formula begins with the W is equal to integration from V1 to V2 PdV. Now, what we have to use? P is equal to constant divided by V to the power gamma, because we have P V to the power gamma is equal to constant for an adiabatic process. तो जब हम इसको यहां पर पुट करेंगे, when we put this, it becomes W is equal to, there is some constant into V1 to V2 dV by V to the power gamma. And on integrating, we get
बिकॉज इट बिकम्स v टू द पावर माइनस गामा dv एंड इंटीग्रेशन करने के दौरान हमें ये पता चलेगा, ये बन जाएगा v टू द पावर माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यही जो है पावर, इसी को यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो माइनस गामा प्लस वन, यानी कि वन माइनस गामा ऐसा बन जाएगा। और वही चीज यहाँ पर लिखी है, उस पर फिर लिमिट लगा दी गई v1 और v2। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा, हियर इट कम्स। और जब हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे v2 और v1 की, तो v2 पुट करने पर आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई v2 टू द पावर गामा माइनस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई v1 टू द पावर गामा माइनस वन। फिर यहां से, और देखिए गौर से, यहाँ माइनस गामा प्लस वन था और यहाँ पर गामा माइनस वन है, क्यों? क्योंकि इसको हम ऊपर से नीचे ले आए, बस सिंपली। तो जो हमने पहले इक्वेशन देखी थी कि अगर कोई एक सिस्टम है वो स्टेट वन से टू पर जा रहा है और एडियाबैटिकली जा रहा है, तो उस पे होगा क्या कि P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा होगा। तो वहां से हम इसको पुट कर सकते हैं और ये बन जाएगा P2 V2 टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई V2 टू द पावर गामा माइनस वन माइनस P1 V1 टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई V1 टू द पावर गामा माइनस वन। यहां से ये क्या होगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा ये हमारा, और बचेगा हमारे पास v टू द पावर माइनस वन, जो कि ऊपर पहुंच जाएगा और बन जाएगा P2 V2, और यहां पर हो जाएगा P1 V1। यानी कि W इज इक्वल टू निकल कर आ गया वन डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। एंड आफ्टर पुटिंग द फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन, म्यू आर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, ये हमें निकल कर मिल जाएगा। तो अब देखिए यहां पर एरिया अंडर पीवी कर्व इज मैक्सिमम फॉर आ इस तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हमारा एरिया अंडर द कर्व होता है वो मैक्सिमम होता है। एरिया अंडर द पीवी कर्व इज मैक्सिमम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, सो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इससे हम पता कर सकते हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए डेल्टा क्यू या डी क्यू जो है वो जीरो के बराबर होगा, तो हम ये कह सकते हैं जो डी वी है वो हमारा माइनस डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे डी यू होगा, ठीक है, डी वी नहीं, यहाँ पर डी यू होगा, क्योंकि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। अब क्योंकि डी क्यू हमारा जीरो हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, तो यहाँ पर जो है हमारा डी यू वो हमारा हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू के। या इसको हम इस तरीके से भी इन्फर कर सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम में चेंज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि वर्क डन के निगेटिव में होगा। बाकी जो रिलेशन है ये ड्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू लिखा हुआ है। अब बात आती है आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस V इज कांस्टेंट, नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस, द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस गोज एंटायरली टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर। बिकॉज यहां पर जो कोर है वो आइसो है, यानी कि V जो है वो कांस्टेंट है, और V अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन हमारा हो जाता है जीरो। क्यों हो जाता है जीरो? क्योंकि वर्क डिपेंड करता है चेंज इन वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस V कांस्टेंट, नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस। हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस गोज एंटायरली टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर। तो जितनी भी हम हीट गेन करते हैं वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, या जितनी चेंज हम हीट में देख रहे हैं वो सब इंटरनल एनर्जी की वजह से ही है, या वो रिजेक्ट कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सीधा उसका कनेक्शन उसके इंटरनल एनर्जी के साथ है। आइसोबैरिक प्रोसेस, इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस P इज फिक्स्ड, इस पे P कांस्टेंट रहता है, तो वर्क डन सिंपल सा जो हम इंटीग्रेशन करते आ रहे थे अभी चीजों को, मतलब P को हम रिप्लेस कर दे रहे थे ना, या हमने आइडियल गैस इक्वेशन से जैसे किया था, P को रिप्लेस कर दिया था बाकी टर्म्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अब वो करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि P कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर P जो है वो कांस्टेंट है इस पूरी प्रोसेस में। P कांस्टेंट है, P को बाहर लीजिए, इंटीग्रेट करिए dV को, लिमिट लगाइए V1 से V2,
तो P V2 माइनस V1 निकल कर आ जाएगा सीधे सीधे ये, जिसको कि लिखा जा सकता है म्यू आर T2 माइनस T1. Temperature changes, so does internal energy. The heat absorbed goes partly to increase internal energy and partly to do work. Cyclic process. In a cyclic process, the system returns to its initial state. Internal energy is a state variable. Delta U 0 हो जाएगा cyclic process के लिए. The total heat absorbed equals the work done by the system from delta Q, ये जो हमारी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो इनिशियल स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है वो सेम हो जाती है. तो जो इनका डेल्टा यू होता है वो जीरो हो जाता है, यानी कि ये टर्म पूरी जीरो. तो डेल्टा क्यू जितना है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाता है साइक्लिक प्रोसेस में. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी. कभी भी आप ऐसा इंजन कोई नहीं बना सकते, कोई ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते कि उसका काम सिर्फ इतना हो कि वो हीट ले और वर्क कर दे पूरा का पूरा. मतलब हीट लेकर सीधे पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता. वो अपनी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगा या उस पे लॉस होंगे कुछ. तो द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नेवर बी इनफाइनाइट. ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल कर आता है. यानी कि ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी मशीन बिल्ड नहीं हो सकती जो कोल्डर बॉडी, मतलब कोई प्रोसेस नहीं हो सकती. मशीन तो हम ऐसी बिल्ड कर सकते हैं, बट पहले इसको समझिए. कोई ऐसी प्रोसेस नहीं हो सकती कि कोल्डर रीजन से वो हीट को क्या करे, मूव कराए हॉटर बॉडी पर. ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हो सकती बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के. यानी कि यहां पर इसको वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है. बट बिना वर्क के अगर आप सोचे कि कोल्डर से हॉटर बॉडी में चला जाए तो पॉसिबल नहीं है. अगर आप मान लेते हैं कि ये कोल्डर से हॉटर में ऐसा चला जाएगा, यानी कि आप बर्फ डाल के अपनी चाय को गर्म कर रहे हैं. बात समझे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोल्डर से हॉटर में मतलब हीट ट्रांसफर हो सकती है अपने आप, तो आप ये समझ रहे हैं कि आप आइस का यूज कर रहे हैं और आइस आपने जैसे ही चाय के अंदर डाला तो चाय और गर्म हो जाए. यानी कि आपसे कोई कहे कि चाय गर्मा कर लाइए और आप उस पर डाल दें आइस क्यूब्स और बोले ये लीजिए गर्म हो गई. पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल ये हो सकता है कि आइस क्यूब्स यहां पर हो, यहां पर चाय रखी हो, बीच में एक ऐसी मशीन लगी हो जो वर्क कर रहा हो इस पूरे प्रोसेस में, यहां से हीट ये ले, मतलब इस तरफ इतना ज्यादा ये कोल्ड कर दे इस जगह को कि यहां पर हीट इधर से इधर ट्रांसफर हो जाए. ठीक है, मतलब ये यहां पर ऐसा हो कि मान लो कि इसका टेम्परेचर T1 है, इधर का टेम्परेचर T2 है, ये T3 है, फिर T4. ठीक है, तो ये जो मशीन करेगी वो क्या करेगी, ऐसा वर्क करेगी कि जो T2 है इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू T1. तो जब टेम्परेचर कम होगा तो भले ही ये आइस बनी हुई है, बट यहां से हीट फ्लो होकर इधर आ जाएगी अपने आप. इसके बाद फिर यहां पर वर्क डन होगा और वर्क डन करके इस T2 वाले का टेम्परेचर बढ़ा के T3 कर दिया जाएगा, जो कि T3 का टेम्परेचर ज्यादा होगा T4 से, और फिर यहां से हीट इधर रिजेक्ट हो जाएगी. तो बिना ये बीच में वर्क किए ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं थी. यानी कि हमें T2 से T3 टेम्परेचर करना पड़ेगा, तभी वहां पे हीट ट्रांसफर होगी आगे तरफ. ऐसा नहीं कि आपने चाय में डाला आइस क्यूब्स और बना दिया गरम चाय. गलत. फिर देखिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसी चीज को ही बताया गया कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल, कोई ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है हुज सोल रिजल्ट, यानी कि पूरा का पूरा उसका काम ऐसा हो कि वो हीट को एब्जॉर्ब करे एक रिजर्वायर से और उसको कन्वर्ट कर दे पूरा वर्क में, उस पूरे हीट को. क्लॉसियस स्टेटमेंट, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a colder object to hotter object. ऐसी कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है
बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट को लगाए हुए ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं। क्योंकि आप में से कई ऐसे सोच सकते हैं, तो फिर वो रूम ठंडा कैसे हो जाता है एसी लगाकर, और ठंडा 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 कैसे हो जाता है? उस पे बीच में वो वर्क कर रही है एसी, बिना एसी के नहीं ठंडा हो रहा ना। बात समझ गए? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। A thermodynamic process is reversible if the process can be turned back such that both the system and the surroundings return to their original state. So, any thermodynamic process is said to be reversible if the process in that process both system and the surrounding return to their original states. So, the returning of system and surroundings to the original state is mandatory for the reversible process. And most of the spontaneous process which occurs in the nature are irreversible process. A process is reversible only if it is quasi-static. So we have limitations. Like for a process to be reversible, it should be quasi-static. But quasi-static needs the thermal equilibrium at each and every state. सो नेचर में जब कोई प्रोसेस होती है, आप चाहे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, चल रहे हो, खाना खा रहे हो, या झूला झूल रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, वो प्रोसेस हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होती हैं। यानी कि उसपे ऐसा नहीं होता कि डिसिपेटिव इफेक्ट्स नहीं हो, जब होते हैं, कोई भी नेचुरल प्रोसेस में डिसिपेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो ये एक हमारी आइडियल कंडीशन जैसी हो जाती है। अब कुछ चीजें हैं जिसको कि आपको बहुत ध्यान से याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डिस्कस करते हैं उनको। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का मीनिंग ये नहीं है कि वो सॉलिड लिक्विड गैस की बात हो रही है। स्टेट ऑफ मैटर की बात है कि किस स्टेट में है पूरा सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ मैटर एंड ऑल्सो ऑन टेम्परेचर। इट डज नॉट मैटर ऑन हाउ दैट स्टेट इज अटेन्ड। वो स्टेट कैसे अचीव करी गई है उस बात से इंटरनल एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ता है। उसकी सिर्फ फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट में ही हमें पता चल जाता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। जब हम गैस को एक्सपैंड करते हैं, व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, देन वर्क इज डन बाय द गैस एंड दस वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव। अब इसको समझने के लिए क्या होता है कि देखिए, केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट है इससे अपोजिट है। तो आप केमिस्ट्री के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, ना मैं केमिस्ट्री के बारे में अभी बताऊंगा कुछ। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं। यहां पर जो चीज है उसको कैसे याद रखना है प्रॉपर तरीके से, आइए उसको समझते हैं। तो व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, सो लेट अस कंस्ट्रक्ट सम पिस्टन एंड सिलेंडर। अब इस पे दो सिचुएशन लेते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि पिस्टन यहां पर था, इस जगह पर। ठीक है, पिस्टन इस जगह पर था। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जो पिस्टन है वो इस जगह पर। ओके, यानी कि यहां पर अगर वॉल्यूम हम देखें V2 और यहां पर देखें इसका वॉल्यूम V1 है, तो V2 जो है वो ग्रेटर देन V1 है। अब देखिए, अगर प्रोसेस हम ये कर रहे हैं यहां से यहां, यानी कि ये एक्सपैंड हो रहा है। अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो सोचिए क्या हो रहा होगा। एक्सपेंशन होने में अगर इस पे डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो हमें ये मिलेगा कि इस पे है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर हम देखें फोर्स को, तो इस पिस्टन पर जो फोर्स लग रहा है, बाकी सब कुछ भूल जाए, सिर्फ पिस्टन को देखिए। पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर से इधर, इस पोजीशन पर था ये, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा लेफ्ट टू राइट। और उसी समय पर इस पे फोर्स भी लग रहा है इसी डायरेक्शन पर। तो फोर्स और जो डायरेक्शन है इसके पिस्टन के मोशन का, वो दोनों सेम है। तो थीटा हम 0 मान लेंगे, और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है FDS cos 0, उससे हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव वर्क डन निकल कर आ जाएगा। और ये जो चीज मैंने बताई है, ये आपको इस नोटेशन को याद रखने के लिए मैंने बताया है कि कभी अगर आप भूलते हैं तो कैसे याद रखें इसको। बाकी आपको इसको प्रैक्टिस करनी है इतनी कि ये कंफ्यूजन ना हो कभी।
तो इसको बोलते क्या है, व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, देखो एक्सपैंड हो रही है, देन वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क करती है ये गैस ऑन द सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई चीज बांध दी जाए, मान लीजिए कार्ट लगा दिया जाए, कोई ऐसा पहिया है, तो ये इस पे धक्का देगा और ये आगे बढ़ जाएगा, तो वर्क डन हो रहा है ना। तो ऐसे वर्क को लिया जाता है एज अ पॉजिटिव वर्क। वहीं पर अगर दूसरी प्रोसेस ये हो कि जो वॉल्यूम था उसको घटा दिया गया, तो वॉल्यूम घटाने पर क्या होगा। अब अगर हम देखें किसके रिस्पेक्ट में, इसके अंदर मौजूद जो गैस है उसके रिस्पेक्ट में देखें कि वर्क डन की बात, तो जो गैस है वो इस पिस्टन पर फोर्स लगाने की कोशिश कर रही है इस डायरेक्शन पर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो राइट टू लेफ्ट हुआ है। तो एंगल कितना है, 180 डिग्री, यानी कि निगेटिव निगेटिव वर्क डन। क्लियर। तो इस तरीके से वर्क का आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, अगर ये सीधे भूल जाता है, वरना आपको याद रखना है जब गैस एक्सपैंड होती है तो पॉजिटिव वर्क, कंप्रेस होती है तो नेगेटिव वर्क, वर्क डन बाय द गैस। If a solid changes into liquid and then to vapor, internal energy of system increases as work is done against intermolecular forces. No two isothermal curves can intersect each other. कोई भी दो isothermal curve अगर हम बनाते हैं तो कभी वो एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे, दो isothermal curve। क्योंकि अगर वो कर्व कर गए, वो कर्व दोनों इंटरसेक्ट कर गए, इसका मीनिंग ये होगा कि उस पॉइंट पर दो टेम्परेचर है उस सिस्टम के, जो कि पॉसिबल नहीं है एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। If an ideal gas is compressed to half of its initial volume by means of several processes, then the maximum work done on the gas is in adiabatic process. Like हम क्या करें कि एक स्टेट से बी तक, हमने स्टेट ए से स्टेट बी तक सिस्टम को मूव कराया, ये वी है ये पी है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इस तरीके से हमने बनाए। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा वर्क डन हमें मिलेगा वो मिलेगा वर्क डन, मतलब इन दो स्टेट के बीच में अंडर अंडर द एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज जीरो, बट इन आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज इंफिनिटी। क्यों स्पेसिफिक हीट इंफिनिटी है आइसोथर्मल प्रोसेस में? बिकॉज इफ वी डिफाइन specific heat is defined as the delta Q divided by m delta T. And in isothermal process, change in temperature is zero. Therefore, we can say that delta T is equal to zero, and we get delta Q divided by m into zero. And if we divide something by zero, we get it's to be infinite. Therefore, we get specific heat in isothermal process to be infinity. And in adiabatic process, it becomes zero, because in adiabatic process delta Q becomes zero, because there is no change, no exchange of heat. Thus the specific heat becomes zero, S is equal to zero in adiabatic process, and in isothermal process it is infinite. Among isothermal curves drawn at different temperatures, the one farthest from the origin has maximum temperature. Suppose we have several isothermal in the PV diagram. This. So the one which is farthest from the origin, like if we talk about the distance of these curve from the origin, so this one is the farthest, and it is having the highest temperature or the maximum temperature. And one more thing, like no two isothermal curves can intersect each other. It means कि ये जो हमारे अलग अलग कर्व हैं वो अलग अलग ही रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे, कभी भी एक दूसरे को ऐसे जाकर इंटरसेक्ट नहीं कर देंगे। अगर इंटरसेक्ट करेंगे इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये जो हमारा आइसोथर्म है इसके इस पॉइंट पर और ये जो आइसोथर्मल है इसके इस पॉइंट पर, दोनों पर टेम्परेचर सेम हो रहा है, और टेम्परेचर अगर सेम हो रहा है तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इसका टेम्परेचर अगर T1 है इसका T2 है और यहाँ पर आके T1 बराबर T2 हो रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? इसका T1 का T2 कैसे हो रहा है या T2 का T1 कैसे हो रहा है? वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। According to second law of thermodynamics, efficiency of any heat engine cannot be 100%.
Vaporization of water, fusion of ice, etc. are some example of reversible process. Work done against friction, joule heating, etc. are some example of irreversible process. In relation between P and V is given by PV to the power x equal to constant, where x not equal to 1 or gamma, then process is called polytropic. बहुत गौर से सुनिए इस चीज को, इस लाइन को. If relation between P and V is given by PV to the power x equal to constant है, गामा नहीं लिखा हुआ, साथ में ये दिया हुआ है कि अगर PV to the power x दिया है और x की वैल्यू अगर 1 नहीं है, 1 नहीं है इसका मतलब कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस की बात नहीं हो रही. x जो है वो गामा नहीं है, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस की बात नहीं हो रही. तो इन दोनों प्रोसेस को अगर हटा दिया जाए और फिर भी हमें इस तरीके से कुछ लिखा हुआ दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात हो रही है. और इस प्रोसेस में जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो निकल कर आती है C इज इक्वल टू CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, वेयर CV इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 एंड X इज द पावर ऑफ वॉल्यूम इन दिस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, तो जो एडियाबैटिक कर्व का स्लोप होता है वो होता है dp बाई dv एडियाबैटिक के लिए इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स p बाई v. यानी कि इसको हम लिख सकते हैं dp बाई dv एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स माइनस p बाई v. और हम जानते हैं कि dp बाई dv जो आइसोथर्मल के लिए होता है वो होता है माइनस p बाई v के बराबर. तो इस तरीके से हम माइनस p बाई v की जगह पर रख सकते हैं dp बाई dv आइसोथर्मल. तो ये हमारा रिलेशन होता है कि जो dp बाई dv है एडियाबैटिक के लिए वो गामा टाइम्स है dp बाई dv फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि इसका स्लोप ज्यादा होता है. तो इस तरीके से हम कुछ इसके जो ग्राफ है उनको भी देख सकते हैं. अलग अलग एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही हैं और यहां पर अलग तरीके की जो है वो गैस दे रखी है, जैसे मोनोएटमिक गैस, डायटमिक गैस और पॉली एटमिक गैस. तो पीवी डायग्राम अगर हम इनका देखें तो जैसे जैसे गामा की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे देखिए स्लोप बढ़ता जा रहा है. ये देखिए ये स्लोप बढ़, इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है, इसका स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. इसके मॉड की वैल्यू देखते हैं तो इस तरफ से हम देखेंगे, क्योंकि अब ऐसा हो गया है तो हम इसको देखेंगे निगेटिव एक्स की तरफ से. तो जो थीटा वन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू थीटा टू. थीटा वन की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू थीटा टू. तो गामा जितना ज्यादा बढ़ता है वैसा उतना ज्यादा उसके जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है. निगेटिव का मीनिंग ये हो जाता है कि हम इस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से अगर आप देखें तो इस तरफ से आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है. तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक चेंजेस डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल चेंजेस वो हमें गामा की वैल्यू देता है. यानी कि दो स्टेट के बीच में हम ये देखें कि एडियाबैटिक अगर चेंज करते हैं तो स्लोप क्या आएगा, अगर उन दो स्टेट के बीच में आइसोथर्मल चेंज करते हैं तो स्लोप क्या आएगा, हम दोनों स्लोप को डिवाइड करें तो गामा की वैल्यू हमें मिल जाती है. इस इक्वेशन से ये चीज निकल कर आई है. तो एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. जो गामा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है. So slope of adiabatic is greater than the slope of isothermal process. If heat is supplied to the system, the value of delta Q should be taken as positive. Similarly, if heat is drawn from the system, delta Q should be taken as negative. अगर यानी कि हमने एक सिस्टम में हीट दी तो उस समय हम बोलेंगे कि ये जो हमने डेल्टा क्यू किया हीट सप्लाई करी है तो ये पॉजिटिव लेंगे, और वही अगर ये सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है तो बोलते हैं निगेटिव. द चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू इज पॉजिटिव फॉर द राइज इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होता है, और अगर टेम्परेचर फॉल होता है, डिक्रीज होता है, तो डेल्टा यू निगेटिव होता है.
Temperature of a body is related to its average internal energy, not to the kinetic energy of motion of its center of mass. So again, we are discussing the same point which we have discussed in the initial slides of this, कि अगर एक सिस्टम के हम एक्सटर्नल उसको पूरे जो पूरा सिस्टम है उसको मूव कराएं और उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो उस इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज when we calculate the average internal energy, we always keep in mind that we have to uh, choose the center of mass frame. And whenever we choose the center of mass frame, either this body is moving or in a rest, it doesn't matter. तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो उसके चारों तरफ के पार्टिकल्स हैं सिर्फ वही मूव होते दिखाई देंगे, हमारी पूरी बॉडी एज अ होल मूव होते दिखाई नहीं देगी. Equilibrium in thermodynamics refers to the situation when microscopic variables describing the thermodynamic state of a system do not depend on time. Equilibrium of system in mechanics means the net external force and torque on the system are zero. In a state of thermodynamic equilibrium, microscopic constituent of a system are not in equilibrium. इस पॉइंट को समझिए कि जब हम ये बोलते हैं कि एक कोई स्टेट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो भी हमारे इक्विलिब्रियम में हो. जरूरी नहीं है, वो मूव करते रहते हैं. इन द सेंस ऑफ मैकेनिक्स हम देखें उस पर मूवमेंट होता रहता है. हीट कैपेसिटी इन जनरल डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस द सिस्टम गोज थ्रू व्हेन हीट इज सप्लाइड. इन आइसोथर्मल क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, देखिए यहां पर दो चीजें एक साथ आ रही हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस भी है और क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस भी है. Heat is absorbed or given out by the system even though at every stage the gas has the same temperature as that of the surrounding reservoir. अब क्योंकि आइसोथर्मल के साथ यहां पर एक शब्द जुड़ गया है क्वासी स्टैटिक, और क्वासी स्टैटिक में ये कहता है कि किसी भी समय पर जो टेम्परेचर है हमारा या जो भी चीजें हैं सब इक्विलिब्रियम में रहेंगी. तो अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में रहेगी तो फिर हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? तो यही चीज है कि आइसोथर्मल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में जो चेंज है वो क्वासी स्टैटिक तरीके से हो रहा है. और इन सब में ये देखने को मिलता है कि भले ही जो गैस है उसका टेम्परेचर उसके सराउंडिंग या रिजर्वायर जो है उसके टेम्परेचर के बराबर रहता है, फिर भी हीट उस पर रिजेक्ट या एब्जॉर्ब होती है. ये इस वजह से होता है बिकॉज पॉसिबल ये इस वजह से क्योंकि इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस होता है टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड द रिजर्वायर. एक्चुअल में देखो बिना डिफरेंस के हो नहीं सकता, बट वो डिफरेंस इतना छोटा होता है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के नियर अबाउट हम उसको मानते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो रही है, यानी हीट रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो रही है. तो अब इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द नीड PYQs ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. This is the first question. An ideal gas undergoes four different processes from the same initial state, as shown in the figure. Four processes are adiabatic, isothermal, isobaric, and isochoric. Out of 1, 2, 3, and 4, which one is adiabatic? So we have to explain or to find that which process is adiabatic in all these four processes. So how gonna we do this? Simply, first of all, check for the isochoric and isobaric process because this whole graph is of the PV. ठीक है, यहां पर जो भी चीजें हैं वो पीवी कर्व है. तो किसी जगह पर V अगर कांस्टेंट है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा ग्राफ का, अगर P कांस्टेंट है तो कैसा बिहेवियर होगा, ये चीज. तो एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करें. कुछ समय दे रहा हूं मैं आपको.
अब देखिए, ये जो ग्राफ है, ये हमारा किसी 2 स्टेट के बीच का ग्राफ नहीं है, ठीक है? गौर से देखिएगा कि मतलब कि इस तरीके से कि ये 2 स्टेट के बीच का ग्राफ नहीं है। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? एन आइडियल गैस गोज़ 4 डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट। इसकी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट सेम है। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं है। इसमें ये अंतर है। तो जिसको लग रहा है कि आंसर ए वाला करेक्ट होगा इस कारण से कि एडियाबैटिक प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होता है हमारा, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे सेम इनिशियल स्टेट दिया है, फाइनल स्टेट के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर सी वाला, ठीक है, 2, यानी कि ये वाला जो है। और कैसे इसको देख रहे हैं हम लोग? तो देखिए यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस जो है, इनको आप ध्यान दीजिए। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक कोई इनिशियल स्टेट थी, वहां से आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होगा वॉल्यूम सेम। वॉल्यूम सेम यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है यहां पर जिसपे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा? और वो प्रोसेस है पहली वाली, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। नाउ कम्स द isobaric process. In the isobaric process, the pressure is constant, and therefore, when we see the fourth process, the pressure is not changing. So, two options are eliminated. Now we have second and third. They will be one is adiabatic and another is isothermal. अब पता कैसे करेंगे इस पे? यूज करेंगे स्लोप वाला कॉन्सेप्ट। तो इस प्रोसेस में अगर स्लोप की बात की जाए, तो इसका स्लोप जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले का स्लोप। तो यहां से देखिए, ये स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका स्लोप। ठीक है, तो सेकंड वाली जो प्रोसेस है वो हमारी मतलब किसी वॉल्यूम पर अगर आप देखें इस जगह पर, इस जगह पर, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पे, और ये टेंजेंट ड्रॉ होगी तो ये कहीं ऐसे जाएगी इधर। तो ये देख पा रहे हैं कि इसका जो एंगल है थर्ड वाली प्रोसेस का, मतलब जो थर्ड वाली प्रोसेस का टेंजेंट जो बन रहा है उसका एंगल कम है, और जो सेकंड वाली प्रोसेस है इसका एंगल ज्यादा है। तो एंगल पर स्लोप डिपेंड करेगा। इस तरीके से हमने कहा कि जो सेकंड वाली प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। If an average person jogs, he produces 14.5 into 10 power 3 calories per minute. This is removed by the evaporation of sweat. The amount of sweat evaporated per minute, assuming 1 kilogram requires 580 into 10 power 3 calories for evaporation is. So here are the options. A 0.025 kg, option B 2.25 kg, option C 0.05 kg, and option D 0.20 kgs. So I am giving you some time. Let's do it. इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे होगा? तो जैसे हमें पता है कि हो क्या रहा है यहां पर, जो स्वेट है वो हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, और स्वेट इवेपोरेट होने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट को कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से हम यहां पर जो ये जैसे कि लिखा हुआ है कि इफ एन एवरेज पर्सन जॉग्स ही प्रोड्यूसेस इतना कैलोरीज पर मिनट, तो यहां पर जो इवेपोरेशन है उसका रेट क्या होगा वो हमें बताना है। तो इतनी हीट को इवेपोरेट करने के लिए कितना पसीना चाहिए होगा? तो बेसिकली यही है, हीट की बात है। हम हीट निकाल लेंगे कि हमें कितनी हीट को इवेपोरेट कराना है बाय द हेल्प ऑफ स्वेट। तो स्वेट जितना हीट इवेपोरेट कर सकता है दोनों को बराबर कर देंगे।
यानी कि ये हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ स्वेट इवेपोरेटेड पर मिनट इज इक्वल टू स्वेट प्रोड्यूस्ड पर मिनट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन पर केजी। तो ये बन जाएगा कुछ हमारा इस तरीके से कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पर मिनट इन जॉगिंग डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट इन कैलोरीज पर किलोग्राम। तो क्या है यहाँ पर, सबसे पहले जो 580 इंटू 10 पावर 3 कैलोरीज है, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो स्टीम, ठीक है, ये स्टीम है, सॉरी, इनटू स्टीम, ठीक है, स्टीम या जो वेपर है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो 1 कैलोरी विल प्रोड्यूस स्वेट कितना, 1 kg डिवाइडेड बाई 580 इंटू 10 पावर 3। और कितनी कैलोरीज है हम यहाँ पर, 14.5 इंटू 10 पावर 3 कैलोरीज। तो इसके लिए हम ये जो निकाल रखा है इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि बन जाएगा 14.5 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाई 580 इंटू 10 पावर 3, 145 डिवाइडेड बाई 580, जिससे कि 0.025 किलोग्राम आंसर निकल कर आ जाएगा। कंसीडर पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस सोन इन फिगर। आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 डायग्राम्स विच फिगर रिप्रेजेंट्स द टीपी डायग्राम। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी एंड डी। सो एक आपको ग्राफ दे रखा है, फिर आपसे टीपी डायग्राम पूछा है, और टीपी डायग्राम जो ये पूछा है, 4 ऑप्शन मतलब 4 यहां पर चीजें दे दी हैं, और उनमें से पूछा है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन आपके पास यहां पर है, और ऑप्शन में टिक करते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ए जो है वो फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर ये वाला आपका आंसर करेक्ट है तो आप ए बोलेंगे, ना कि डी। क्लियर? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, कोई इस पे तगड़ा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस पे क्या दिया हुआ है देखिए, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई वी, यानी कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किस चीज की इक्वेशन है, किस प्रोसेस की इक्वेशन है ये, उसको ही आपको यहां पर इस्तेमाल करना है, और ये आंसर निकल कर आ जाएगा। सो मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करें इसे। इसका करेक्ट आंसर है सी, थर्ड वाला, ठीक है, ये वाला। क्यों? क्योंकि इस पे देखिए गौर से, इस पे प्रोसेस हो रही है फर्स्ट से लेकर सेकंड तक, मतलब पहली स्टेट इधर है, सेकंड स्टेट इधर है, और पहली स्टेट से सेकंड स्टेट पर जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जो प्रेशर है वो घट रहा है। तो हमें यहां पर अब एक चीज हमें पता चल गई थी इससे कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये वाला और ये वाला ग्राफ तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ हमारे पास तीसरा और चौथा। तीसरे या चौथे में से कोई होगा। तो हम यहां पर देखेंगे प्रेशर के डिक्रीज, कि पहली प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाने में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो पहले से दूसरी प्रोसेस में गए तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहां पर पहले से दूसरी में जाने में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये गलत हो गया, थर्ड वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट निकालकर इसको सॉल्व किया। So we can say that the gas is going through an isothermal process. If pressure P increases, वही जो भी चीज मैंने एक्सप्लेन करी है वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। An ideal gas undergoes cyclic process ABCDA as shown in given PV diagram. The amount of work done by the gas is. So focus on this part, amount of work done by the gas. और इस यहां पर हमें इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस दी हुई है। साइक्लिक प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, अगर एक कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उस पे साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू है वो कितना होता है। साथ ही में थोड़ा सा इस पे ये ध्यान दीजिए कि अगर हमें पीवी डायग्राम दिया होता है और हमें वर्क डन निकालना होता है तो क्या करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता है तो आप इसको सॉल्व करें, वरना फिर मैं तो बताऊंगा ही। एक बार ट्राई करें इसको। ऑप्शंस भी आपके पास ए, बी, सी एंड डी।
इसका करेक्ट आंसर होगा बी, -2 P0 V0। कैसे? पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो वर्क डन होगा वो इसके बीच में जो एरिया है वही वर्क डन होगा। यानी कि ए बी इंटू बीसी करिए या ए बी इंटू डीसी डी ए करिए, कुछ भी करिए। यानी कि दो जो साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, बस कर दिया मल्टीप्लाई। 3 V0 -V0 इंटू 2 P0 -P0। ओके, तो ये हमें मिल गया 2 P0 V0। अरे, ये आंसर तो माइनस में आ रहा है, ये प्लस में कैसे? तो इसके लिए एक हमारा नोटेशन है और वो ये है कि जब भी इस तरीके की प्रोसेस में एंटी क्लॉकवाइज में साइकिल बनी होती है तो जो हम वर्क लेते हैं वो नेगेटिव वर्क लेते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए कि जब भी पीवी डायग्राम बना हो और साइकिल हमारी एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी कि इस तरीके से चल रहा हो, तो जो वर्क डन हम लेते हैं वो नेगेटिव वर्क लेते हैं। आप कैसे भी कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद एरिया एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, आप नेगेटिव साइन डाल दीजिए, आंसर सही आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो वर्क डन है वो हमारा -2 P0 V0 होगा। कंसीडर टू कंटेनर्स A and B containing identical gases at same temperature, uh, volume and pressure. The gas in container A is compressed to half of its original volume isothermally, while the gas in container B is compressed to half of its original value adiabatically. The ratio of final pressure of gas in B to that of gas in A is, options है आपके पास: A 2 to the power gamma minus 1, option B 1 by 2 to the power gamma minus 1, option C 1 divided by 1 minus gamma to the power 2, और ऑप्शन डी है 1 डिवाइडेड बाई गामा टू द पावर गामा -1 टू द पावर 2। सो टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। इसका करेक्ट आंसर है ए 2 टू द पावर गामा -1। कैसे निकलेगा? देखिए, इस पे सिंपल सा है ये कि अगर हम सबसे पहले अगर दो कंटेनर्स जो हैं ए और बी उनको कंसीडर करते हैं तो उनमें आइडेंटिकल गैस भर रखी है, यानी एक जैसी गैस जिसका कि प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। द गैस इन कंटेनर ए इज कंप्रेस्ड टू हाफ। जो कंटेनर ए पर गैस थी उसको कंप्रेस करके V/2 कर दिया गया isothermally, while the gas in container B is compressed to half of its original value adiabatically। यहां पर जो वॉल्यूम घटाया गया वो V/2 किया गया, बट प्रोसेस कैसी थी? एडियाबैटिक प्रोसेस थी। तो द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन बी टू दैट ऑफ गैस इन ए इज। तो अगर हम इस पे वॉल्यूम में हम देखें कि इस पे जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो इस पे वी से V2 हो रहा है, सॉरी वी से V/2 हो रहा है और यहाँ पर वी से V/2 हो रहा है। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो इनिशियल और फाइनल करके इसको बराबर करके निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरीके की हम स्टेट मान लेते हैं कि इनिशियली 2 V0 वॉल्यूम था, फाइनली वॉल्यूम जो हो गया V0 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ये आइसोथर्मल कंटेनर की बात है और इस तरीके से अ, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, लगभग दोनों वैसा ही, क्योंकि दोनों में ही जो वॉल्यूम है वो हाफ हो रहा है। अब इस पे क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। तो V1 है हमारा 2 V0, इनिशियली वो 2 V0 था, फाइनल V0 हो गया, यानी कि आधा हो गया, जिससे कि P0 इंटू 2 V0 इज इक्वल टू P2 V0 हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर को P0 मान लिया, तो P2 बराबर निकल कर आ जाएगा 2 P0। अब देखिए यहां पर जो एडियाबैटिक प्रोसेस था, यानी कि कंटेनर बी के लिए, ये एक्चुअली ये जो है ये इस ग्राफ का है और ये जो कंटेनर ए आइसोथर्मल है ये इस ग्राफ का है, ठीक है। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस गैस बी के लिए जो होगा वो क्या होगा, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, बाकी चीजें सेम।
जिससे कि ये हो जाएगा पी नॉट टू वी नॉट टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी नॉट टू द पावर गामा। यहां से अब हम इसको करेंगे पी टू इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट टू द पावर गामा इंटू पी नॉट, जो कि बन जाएगा टू टू द पावर गामा पी नॉट। अब ये देखिए P2 ये जो निकल कर आया ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है, और ये जो P2 निकल कर आया वो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। हमें रेशियो बताना था फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन बी टू दैट ऑफ गैस इन ए, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो टू टू द पावर गामा पी नॉट डिवाइडेड बाई टू पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, और टू टू द पावर गामा माइनस वन, आंसर निकल कर आ गया। यहां पर गामा क्या है, जो हमारा सीपी बाई सीवी होता है वही है। इस क्वेश्चन को देखिए, थ्री कॉपर ब्लॉक ऑफ masses m1 m2 and m3 kg respectively are brought into thermal contact till they reach equilibrium. Before contact they were at T1 T2 T3. ऑप्शन है A T is equal to T1 T2 plus T1 plus T2 plus T3 divided by 3, और इस तरीके से A B C and D चार आपके पास ऑप्शंस हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आने पर उनका टेम्परेचर कितना होगा। ये रहा आपका समय, सॉल्व करें इसको। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, T is equal to M1 T1 plus M2 T2 plus M3 T3 divided by M1 plus M2 plus M3। बिल्कुल इसका आंसर बी होगा, करेक्ट आंसर है बी। तो मान लेते हैं कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम में उसका टेम्परेचर है वो है T। तो यहां पर हमें ये कंसीडर करना होगा कि इनमें से एक जो बॉडी है उसका टेम्परेचर दोनों बॉडीज से ज्यादा है, और जो T होगा वो T1 और T2 और T3 के बीच में कहीं पर लाई करेगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा हॉट बॉडी है तो इसकी जो टेम्परेचर है वो कम होगी और T1 T2 का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो T जो है वो इनके बीच में कहीं पर लाई करेगा, मतलब T जो है इनके बीच में कहीं पर लाई करेगा इन टेम्परेचर के बीच में। तो यहां पर जो लॉस टू द सराउंडिंग्स है वो जीरो है, यानी कि लिखा हुआ है ना नो नेट लॉस टू द सराउंडिंग्स। तो हम ये लिख सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाई M3 इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाई M1 प्लस हीट गेन्ड बाई M2, यानी कि M3 S T3 माइनस T इज इक्वल टू M1 S T माइनस T1 प्लस M2 S T माइनस T2, S जहां पर स्पेसिफिक हीट है। कॉपर के लिए सब कॉपर की ही बात हो रही है तो हर जगह ये सेम हो जाएगा। हाँ, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए ये बन सकता है कि दो ब्लॉक्स जो है वो कॉपर के दे दिए और तीसरा किसी दूसरे मेटल के दे दिया, मान लीजिए आयरन का ही दे दिया, तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यहां तक प्रोसेस सेम रहेगी। यहां पर M3 और के साथ हमें जो S3 है वो कंसिडर करना पड़ेगा, या M1 के साथ S1 और M2 के साथ S2 इस तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये देखिए बन जाएगा M3S T3 माइनस SS सब तरफ से कैंसिल आउट होगा पहली बात तो, क्योंकि कॉपर की बात है, स्पेसिफिक हीट है कॉपर मटेरियल की, तो यहां से सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो टी वाले हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, टी कॉमन हो जाएगा, बचेगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू M3 T3 प्लस M1 T1 प्लस M2 T2, यानी कि T इज इक्वल टू M1 T1 प्लस M2 T2 प्लस M3 T3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। इस क्वेश्चन को देखिए, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम by means of several processes. Which of the process results in the maximum work done on the gas? Options है A isobaric, B isocoric, C है isothermal और D है adiabatic। तो एक आइडियल गैस को कंप्रेस किया गया हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मींस ऑफ सेवरल प्रोसेस, तो किस प्रोसेस में जो वर्क है वो मैक्सिमम होगा? और इसका आंसर शुरुआत वाले क्वेश्चन पे ही डिस्कस कर दिया था हमने। ये रहा आपके पास समय, सॉल्व करें इसको, बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी एडियाबैटिक।
इसका जो सॉल्यूशन है सिंपल सा है। यहां पर अगर हम लोग देखें प्रोसेस को, तो दो इसके बीच में ये होगा क्या कि एडियाबैटिक के लिए सबसे ज्यादा यहां पर ऐसा स्लोप को कि उसका सबसे ज्यादा होता है, तो इस केस में जो इसका हमारा वर्कडन है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। और रही बात अगर यहां पर आइसोकोरिक की, तो आइसोकोरिक पे तो वो तो जीरो ही होता है ना। तो इस कारण से, क्योंकि ग्राफ एक्चुअल में ऐसा बनता है। अब पिछले वाला ग्राफ जो था जिसमें कि आइसोबैरिक प्रोसेस को यहां दिखाया गया था, तो वो सिर्फ दिखाया गया था, इस कारण से लग रहा था कि उसके नीचे का जो वर्क डन है वो सबसे ज्यादा है। एक्चुअल में ये है, कुछ इस तरीके से होता है। तो यहां पर जो वर्क डन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो सिंस एरिया अंडर पीवी कर्व इज मैक्सिमम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, so work done on the gas will be maximum for adiabatic process. A gas is compressed isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then, options है आपके पास: A, compressing the gas isothermally will require more work to do. B है, compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done. ऑप्शन सी है, compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work. डी ऑप्शन है, which of the case whether compression through isothermal or through adiabatic process require more work will depend on the atomicity of the gas. मतलब कौन सा इस पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये मैं आपको समय दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करें इसे। इसका करेक्ट आंसर है बी। बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, आप समझिए इसको। तो अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then, compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done. सेम स्टेट पर हम लेकर जा रहे हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों की जो है वो सेम है। और ऐसा करने पर जो यहां पर हम अभी पिछले ग्राफ को देख कर आए हैं, कंप्रेस हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम, अगर वी मान लीजिए 2 V0 है और फाइनल V0 है, तो आइसो बैरिक प्रोसेस ऐसा हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा हो जाएगा, और आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंडर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क होगा। ठीक है। तो एडियाबैटिक के लिए जो वर्क होगा वो हमारा ज्यादा होता है आइसोथर्मल से। इसके पीछे का रीजन भी यही है कि वो गामा वाला फैक्टर जो आता है। ठीक है, सेम चीज। इस क्वेश्चन को देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। मैच करना है हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को। कॉलम 1 पर प्रोसेस दी हुई है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 करके, और कॉलम सेकंड पर दिया हुआ है एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसो। यहाँ पर जो प्रोसेस 1, 2, 3, 4 है वो ग्राफ में बना हुआ है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये ऊपर वाली 4 है। तो आपको बताना है। सेम इस तरह के क्वेश्चन शुरुआत में आपने किया है, और ये देखिए ये नीट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मैं आपको इस पे कुछ समय दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा समय दूंगा इस पे, हल्का सा मैच करना है क्योंकि। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, P2C, Q2A, R2D, S2B। मैच करें क्या, सच में ऐसा है? P को C से मिलाइए, यानी प्रोसेस फर्स्ट। प्रोसेस फर्स्ट कौन सी है? ये वाली। प्रोसेस फर्स्ट को अगर हम लोग देखें तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, सही है। Q और A,
प्रोसेस सेकंड ये कौन सी प्रोसेस है? और उसके पहले जो हमें पता है हम वो पता करें ना। जैसे कि ये हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस है। जो चौथी वाली प्रोसेस है, वो आइसोबैरिक है, यानी कि चौथे को बी से मिलना चाहिए, यानी कि एस को बी के साथ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, क्योंकि ये आइसोथर्म में ही ऊपर ग्राफ दिख रहा है। जो तीसरा वाला है, ये आइसोथर्म में ही ऊपर ऐसा बना हुआ है प्रोसेस, 500 केल्विन वाले के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? तीसरा प्रोसेस आइसोथर्मल, यानी कि आर को डी के साथ, आर को डी के साथ। तो जो हमारा एक प्रोसेस बचा सेकंड वाला, वो एडियाबैटिक हो। क्लियर? ए वाला करेक्ट आंसर होगा इसका, ए वाला। कैसे होगा वो अभी अब बताया। तो इतने ढेर सारे क्वेश्चंस को रखने का मकसद ही यहां पर ये है कि सारे ये क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी सब में एक जैसा ही यूज हो रहा है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो रहा है और उसमें ही गलतियां हो रही हैं। तो ध्यान से इसको करिए। तो इसमें इस तरीके की जैसे प्रोसेस है, तो इसका यह है कि पहली प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक है। तो आप जब इस तरीके के कभी ग्राफ वगैरह आए, तो आइसोकोरिक और आइसोबैरिक को सबसे पहले पकड़िए, उसमें गलती होने के चांसेस खत्म है। यानी कि उस चीज को पकड़िए सबसे पहले जो कि इस जगह पर दिया हो। जैसे P और V हमें दे रखा है, तो सबसे पहले आपको यहां पर यही करना है। इन 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 इनसे रिलेटेड जो प्रोसेस है उनको देखिए, उसके बाद जो है उनको करते जाएंगे। ये देखिए इस क्वेश्चन को, अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल प्रेशर 1.013 into 10 power 5 Newton per meter square requires 54 calories of heat energy to convert to steam at 100 degree centigrade. If the volume of the steam produced is 167.1 cubic centimeter, the change in internal energy of the sample is, options है A, B, C and D. तो ये जो पूरा क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप इसको ट्राई करें, फिर हम बताते हैं इसका। ये रहा आपका समय। ओके, तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है, पहले वो देख लेते हैं फिर कैसे है उसको समझाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, 208.7 जूल। और कैसे है ये, अब आइए समझिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग पहले सबसे पहले देखें अगर हम लोग, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये है। यहां पर है क्या, प्रोसेस क्या है वो समझिए। एक सैंपल है 0.1 ग्राम ऑफ वाटर का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, नॉर्मल प्रेशर दे रखा है, तो उसको 54 कैलोरीज ऑफ हीट चाहिए पूरी तरीके से स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि लेटेंट हीट वाली बात आ रही है यहां पर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस्ड इज 167.1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर जो स्टीम प्रोड्यूस हुई, तो कितनी यहां पर बात आती है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो इतने ग्राम ऑफ वाटर से इतनी क्यूबिक सेंटीमीटर चेंज हो रहा है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हम यहां पर इसको कंसीडर करेंगे कि 0.1 ग्राम जैसे है वाटर, तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। उसका वॉल्यूम कितना है, नेग्लिजिबल है। तो जब इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो 167.1 माइनस जीरो हम करते हैं, और क्यूबिक सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने के लिए 10 पावर माइनस 6 आ जाएगा। तो ये चेंज इन वॉल्यूम निकल कर आ गया। ये जो है वो है चेंज इन वॉल्यूम। यहां पर अब देखिए जो प्रेशर है, प्रेशर दे रखा है नॉर्मल प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर हमें प्रोवाइड कर रखा है 1.013 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पीडीवी ये हमारा काम हो गया। ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ हमारी थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें पीडीवी वाला जो काम है वो हमारा हो गया। अब हीट हमने इसको कितनी ट्रांसफर करी है,
54 कैलोरीज। और कैलोरीज को अगर आपको यहां पर जूल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं? इसके लिए आप ये याद रखिए कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, या फिर इसी को 4.18 जूल भी हम लोग मान लेते हैं। तो वही 54 इंटू 4.18 किया। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 54 इंटू 4.18 करके और इसको सॉल्व करके इधर ले जाएंगे माइनस में, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 208.7 जूल्स। The volume V of a monoatomic gas varies with temperature T as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to B is, ये हमारे पास VT ग्राफ है। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है एक मोनोएटमिक गैस का, हर एक शब्द पे ध्यान दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ अ मोनोएटमिक गैस वेरीज विद टेम्परेचर T एज शोन इन द फिगर, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू T दिख रहा है हमें यहां से। अगर V प्रोपोर्शनल टू T है तो यहां पर क्या कांस्टेंट होगा? एक मोनोएटमिक गैस की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय इट व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम स्टेट A टू B इज। ऑप्शन है आपके पास यहां पर A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन है। तो यहां से आपको वर्क डन भी निकालना है और हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो निकालना है और उनका फिर रेशियो बताना है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब। तो V वर्सेस T दे रखा है। V वर्सेस T पर ये रिलेशन कब एग्जिस्ट करेगा? क्या कांस्टेंट होना चाहिए कि ये एग्जिस्ट करे? इसको सोचिए। और जब वो कांस्टेंट है तो फिर पूरी प्रोसेस हमारी कैसी होगी उसके बारे में सोचिए। तो ये जो भी मैंने चीजें आपको बताई एज ए हिंट बताया ताकि आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सके, तो सॉल्व करने की कोशिश करिए एक बार। इसका करेक्ट आंसर है ए, 2/5। कैसे करेंगे? देखिए, गैस मोनोएटमिक है और गैस अगर मोनोएटमिक है और ये रिलेशन है V प्रोपोर्शनल टू T, और ये निकल कर कैसे आएगा? PV इज इक्वल टू NRT होता है। अगर V प्रोपोर्शनल टू T है इसका मतलब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, NR तो कांस्टेंट होता है, यानी कि P भी कांस्टेंट है। और अगर P कांस्टेंट है और मोनोएटमिक गैस की बात कर दी है, यहां पर मोनोएटमिक डायटमिक इस तरीके से चीजें कर दी हैं, तो हम लोग Cp निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात है। तो Cp हो जाएगा मोनोएटमिक गैस के लिए 5/2R। क्यों? क्योंकि जो Cp होता है वो बराबर होता है 1+F/2 R। और मोनोएटमिक गैस के लिए F जो होता है वो 3 होता है, तो 1+3/2 करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2R। तो Cp हमारा 5/2R निकल कर आ गया। यहां से क्योंकि अब ये प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक है, तो dq हम निकाल सकते हैं NCp/dt। Cp की जगह आ जाएगा 5/2R, dt यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमारा dq इज इक्वल टू n 5/2R dt हो गया। अब dw देखिए क्या होगा। dw जो होगा वो होगा pdv। p कांस्टेंट है यानी कि dv चेंज इन वॉल्यूम, जो कि हमारा आइडियल गैस इक्वेशन से निकल कर आ जाएगा pv इज इक्वल टू nRT। तो p कांस्टेंट है, nr कांस्टेंट है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे बनेगा pdv इज इक्वल टू nRdt। तो pdv की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं nRdt। तो ये देखो dw पता चल गया और ये पता चल गया dq। इसी को ही तो हमें अब इंटीग्रेट करिए, कुछ भी करिए, दो सेम टेम्परेचर के बीच में जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसके यहां पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी जगह पर जो टेम्परेचर है उसका जिक्र नहीं है। तो dt इंटीग्रेट होकर हमें कोई एक कॉमन फैक्टर ही मिलने वाला है, जिससे कि जब हम dw/dq निकालेंगे तो nRdt डिवाइडेड बाई हो जाएगा n 5/2R dt, जिससे कि 2/5 हमें मिल लेगा। In which of the following process heat is neither absorbed nor released by the system? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है एकदम।
कि किस प्रोसेस में जो हीट है ना तो एब्जॉर्ब होती है ना तो रिलीज होती है बाय द सिस्टम। सॉल्व करें इसे। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम रखने के लिए उसको हीट एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। आइसोबैरिक और जो आइसोकोरिक होती है उनमें भी कहीं ना कहीं हीट एक्सचेंज होती है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में वो हम एडियाबैटिक वॉल्स का यूज करते हैं ताकि उस पे हीट ना तो एब्जॉर्ब हो पाए ना तो रिलीज हो पाए सिस्टम से। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। अ, इस क्वेश्चन को देखिए। टू cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is. ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। तो दो सिलेंडर थे, दोनों की जो कैपेसिटी सेम थी, यानी कि वॉल्यूम सेम था, कैपेसिटी सेम होने का मतलब उनको कनेक्ट किया गया है वाया स्टॉपकॉक, यानी कि एक वॉल्व से उसको कनेक्ट कर रखा गया है। A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. जो दूसरा हमारा चेंबर है बी वो पूरा इवैक्यूएटेड है। तो अगर पूरा का पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, देखिए ये शब्द आ रहा है कुछ, थर्मली इंसुलेटेड, तो जैसे ही स्टॉप कॉक को हम सडनली ओपन करेंगे तो प्रोसेस कैसी हो जाए। दो इस पे हमारे पास की वर्ड्स हैं, एक तो थर्मली इंसुलेटेड और दूसरा सडन, सडनली ओपन। दोनों ही हमें एक ही तरफ इशारा करेंगे। तो आप सोचिए जरा इसको, मैं आपको समय दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करें। इसका करेक्ट आंसर ए, एडियाबैटिक। क्योंकि सडन प्रोसेस हो रही है, सडन प्रोसेस और वो भी थर्मली इंसुलेटेड प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस ही पॉसिबल है। तो एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, सो नो हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग विल टेक प्लेस, हेंस प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक। सेम प्रोसेस उस पे भी हो सकता है, जैसे टायर बस्ट होता है तो वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस ही है, उस पे भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो जो एयर होती है जब वो एकदम से एक्सपैंड करती है टायर के बस्ट होने पर, तो वो ठंडा ठंडा महसूस होता है। सेम चीज ये होता है जब कभी आपने इस चीज को देखा हो कि जैसे टायर है और उस पे लीकेज हो, जब लीकेज होता है उस पे, तो जहां से हवा आती है, मौसम चाहे जितना गर्म हो वो ठंडा महसूस होता है। अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उसको भर रखा है तो जब भी हवा एकदम से निकलती है तो वो हमेशा ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाती है, उस पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है उस प्रोसेस में, उस समय, जिस मतलब सडन प्रोसेस होती है, जिसके कारण से जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अब जब हम उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, वो हमारे कांटेक्ट में आती है, तब हमारे बॉडी से वो कुछ हीट लेने लगती है, तो हमें लगता है कि हाँ वो ठंडी है। इस क्वेश्चन को देखिए। एन आइडियल गैस अंडरगोस फोर डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर बिलो। दोज प्रोसेस आर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एसोबैरिक। तो इस पे एडियाबैटिक कौन सा है, ये आप बताइए। इसका आंसर शुरुआत में डिस्कस किया था इसको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इस पे इस देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, फिर से देखिए। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये वाली प्रोसेस, ठीक है, ये टू वाली, ठीक है। तो मतलब ए वाला जो आंसर है, ये जो सेकंड वाली प्रोसेस है, और ऑप्शन जो ए वाला है वो वाला। तो एन आइडियल गैस अंडरगोस फोर डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट, सेम इनिशियल स्टेट से ये चार डिफरेंट प्रोसेस पे गया है एज सोन इन द फिगर। इनमें से एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो इसमें से कौन सा कर्व है जो एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करेगा?
तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि जिस चीज का ग्राफ हो, मतलब जिसके टर्म्स पर हम लोग को यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस पे चीजें मिली हो, सबसे पहले आप उनको देखिए। तो पी को अगर आप देखेंगे तो पी कांस्टेंट फोर्थ वाली प्रोसेस के लिए हो जाएगा, वी कांस्टेंट पहली वाली प्रोसेस के लिए हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से बाहर ही हो गए, बचे अब हमारे दूसरा और तीसरा। इसके लिए आपको देखना होता है स्लोप। तो स्लोप जब आप देखेंगे तो यहां पर एक पॉइंट चूज कर लीजिए, किसी भी समय पर आप एक पॉइंट चूज कर ले। यहां पर आप दोनों में स्लोप देखेंगे, तो इस पे आप जब स्लोप आप देखेंगे इस जगह पर ऐसे, और इसका स्लोप देखेंगे तो ये स्लोप कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए ये जो एंगल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो जो थर्ड वाली प्रोसेस है वो हो गई आइसोथर्मल, और सेकंड वाली प्रोसेस हो गई एडियाबैटिक। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ए होगा। A thermodynamic system is taken through a cycle ABCDA. The work done by the gas along the path BC is, इस B से C तक जाने में जो वर्क डन है वो कितना होगा ये बताना है। इधर देखिए P दे रखा है, इधर V दे रखा है, कितना होगा ये तुरंत बता देना चाहिए आपको। कैसे देखना है? सबसे पहले इस ग्राफ को आप देखिए, किसके किसके बीच में ग्राफ है, P और V के बीच में ग्राफ है। तो P और V के बीच में ग्राफ है, तो हमें जो P और V वाले टर्म्स है उनको देख के तुरंत पता चल सकता है कि कौन सी प्रोसेस आइसोकोरिक है, कौन सी आइसोबैरिक है। तो C से D वाली जो प्रोसेस है, C से D वाली जो प्रोसेस है ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, और B से C वाली जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, और D से A वाली भी आइसोकोरिक है, और A से B वाली आइसोबैरिक है। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो वर्क डन कितना होगा? आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम सेम। वर्क डन का फॉर्मूला उठाइए, चेंज इन वॉल्यूम 0 रखिए, फिर बताइए क्या आएगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा 0। ऐसे होगा, यहां पर पूरे की बात नहीं करी, इसी में तो आप कंफ्यूज हो गए। इस पे पूरे साइकिल पर उसने बात करी ही नहीं। उसने पूछा द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बीसी, सिर्फ बीसी पर पूछा है। और बीसी पर जब ये पूछा है तो हम बी से सी पर देखेंगे, और ये जो बीसी प्रोसेस है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम सेम है। देखिए एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम सेम है अगर, तो क्या होगा? वर्क डन जो होता है पी डीवी, तो डीवी तो हो गया 0। तो ये जब 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन तो 0 हो ही जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, इसको हमने कई बार बताया है इसके थ्योरी के डिस्कशन में। आइसोकोरिक डेल्टा वी 0, वर्क डन बाय, या जो इस पाथ के लॉन्ग बीसी के लॉन्ग, सिर्फ इस बीसी की बात करिए, पूरे की बात नहीं करी। तो उसने दे दिया डेटा पूरे का, पूछ लिया सिर्फ बीसी। इसी तरीके से इसके लॉन्ग पूछ सकता है, इसके लॉन्ग पूछ सकता है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पे आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।